थेम्स जो लंदन में नदी है ना, उसको ध्यान में रख के इन लोग कुछ ऐसा डेवलप करना चाह रहे हैं। क्यों तुम लोग इसको प्यार से नदी बोलते हो? मैं इसमें काम कर चुका हूँ और ये बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से इसको देखते आ रहा हूँ, ये बन ही रहा है और अभी भी आप देखेंगे तो ये बनने के कुछ 5 रमन साल सिंह सरकार 15 साल, भूपेश बघेल सरकार 5 साल, अब विष्णुदेव साय सरकार भी आ गई, ये बन ही रहा है। बन ही रहा है और आप अगली बार भी आएंगे तो भी पब्लिक को बनेगा। बना रहे हैं क्या सब मिलके? मामला अब स्टूडेंट बनाम स्टूडेंट कर दिया है सरकार ने। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन जो बीएड के जो स्टूडेंट रहते हैं या अभ्यर्थी रहते हैं उनको 6 से 8 और ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिनिंग दिया जाता है। 6500 में 3500 बीएड है, आपको उन बीएड को 3500 को हटा के आपको रखा जाए, वो हमारा हक था। एक पिछले 10 साल में कुल 28 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें जो फाइनेंशियल ROR रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% से कम रहा है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन का रेट ऑफ रिटर्न 14% ज्यादा उन्हीं के सर्वे रिपोर्ट में है, तो क्यों नहीं मंजूरी मिल रही फिर? Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। कैमरे के जरिए एक समय के सत्य को कैप्चर करना कला कही जाती है, लेकिन अगर आप लल्लन टॉप में फोटो जर्नलिस्ट हैं तब अक्सर ये कसरत तमाम कलाओं से मुक्त हो जाती है, क्योंकि लल्लन टॉप वाले कहते हैं जो है जहाँ है जैसा है दिखा दो, ना तसल्ली से फ्रेम बनाने की गुंजाइश रहती है ना एडिटिंग की। इसीलिए जब इन सब से हम बहुत विरक्त हो जाते हैं तब बनाते हैं तसल्ली से डॉक्यूमेंट्री। अगर आपने अभी तक लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। रजत रूहानी और उनकी टीम ने बनाई हैं कई कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जिसमें सरहद है, जिसमें कशीर है, जिसमें मिट्ठू है, जिसमें बीहर 2.0 है, जिसमें दहली है, जिसमें अन्नादोलन है, जिसमें बस्तर पे है ना। तो ऐसे ही उस द्वयी के, रजत रूहानी की द्वयी के रूहानी जी पीछे हैं, बोले यहाँ से शुरू करिएगा, शाम बढ़िया हो रही है। जब तब सबके भीतर का कलाकार आता रहता है। कुछ कलाकार हैं जो नए सिरे से ढफली बजाते हुए रंग मंच पर नमूदार हैं, कह रहे हैं कि हे जनगण मन अधिनायक, मैं बनूंगा आपका भाग्य विधाता, बस आप हम पर भरोसा कर लीजिए। पर भरोसा करने की ये प्रक्रिया सातत्य की प्रक्रिया है, पहले भी भरोसा किया है, अब तो हिसाब किताब का दौर है। 5 बरस बीत गए हैं। राज्य में सत्ता का परिवर्तन कुछ महीने पहले हुआ, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस हारी, भाजपा जीती और फिर नेतृत्व मिला विष्णुदेव साय को। उनकी सरकार चल रही पिछले कुछ महीनों से। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। आइए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, जिसका नाम है बिलासपुर, जो कि यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, हाई कोर्ट यहाँ पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राजधानी का दावा भी यहीं का ज़्यादा दुरुस्त था। यहाँ पर हम आ गए हैं और बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तोखन साहू को मैदान में उतारा है, जो पहले एक बार विधायक भी रहे हैं, और कांग्रेस ने यहाँ से खूब दूर भिलाई है, भिलाई के दूसरी बार के विधायक देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। तो ये तोखन साहू बनाम देवेंद्र यादव का मुकाबला है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, पंचों को सिखाया गया है कि दोनों पक्षों को सुनो। कल हमने रायपुर में सुना छत्तीसगढ़ के 4500 शिक्षकों की भर्ती के मामले में बीएड वालों को, और उन्होंने कहा चूँकि हमने सरकारी आदेश पे काम किया, फिर डीएड वाले कोर्ट चले गए, फिर हम कोर्ट से रिलीफ लाए, लेकिन अब सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही। और उसी बिना पे हमने मुख्यमंत्री से पूछा भी, तो उन्होंने कहा न्याय होगा। रायपुर से बिलासपुर आए, अब मिल गए हैं डीएड वाले, इनके पास भी पोथे हैं, इनकी भी अपनी मांगे हैं, इनको भी सुनते हैं। बताइए क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू। ये बीएड वर्सेस डीएड कब से चल रहा है एक्चुअल में देश में? बीएड वर्सेस डीएड का मामला जो है 2018 से आया। जिस प्रकार बीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्रता दी गई थी एक अधिसूचना के जरिए, तब से ये काफ़ी बड़ा विवाद हो गया, क्योंकि उससे पहले बैचलर बीएड को कभी अधिकार ही नहीं था प्राइमरी लेवल के लिए। लेकिन एनसीईटी ने एक अधिसूचना लेकर के आया, उन्होंने बीएड को भी प्राइमरी शिक्षक, जिनको नहीं पता तो पूरा बताना पड़ेगा। एनसीईटी मतलब
जी, एनसीटी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का एक संस्था है, बॉडी है, सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। उन्होंने यह जो व्यवस्था है उसको लेकर के आया था एक अधिसूचना के जरिए, जिसमें उनको पात्रता दी गई कि आप भी एक 6 महीने का सेतु कोर्स करके अपना जो नियुक्ति है उसके 2 साल के अंतराल में आप 6 महीने ब्रिज कोर्स, सेतु कोर्स। जी, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन एक्चुअल में कहीं भी ब्रिज कोर्स 2018 के नोटिफिकेशन के बाद, कुछ लोग बोलेंगे कि हुआ है करके, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ 2018 की नोटिफिकेशन के बाद कहीं भी कोई भी ब्रिज कोर्स एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं हुआ है। और उनको कहीं पास भी ये अथॉरिटी नहीं थी। उनको प्राइमरी लेवल पे पहले ही चैलेंज किया गया था कि आपकी नियुक्ति योग्यता जो है परिपूर्ण नहीं करती है प्राइमरी लेवल के स्तर पर। इसके लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का जो मामला चल रहा था वो भी पेंडिंग था, उसका भी डिसीजन आया। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने यह माना कि बीएड की जो नियुक्ति है या बीएड की जो योग्यता है वो प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक तरीका रहता है, उनको जो पेडागॉजिकल जो स्किल्स रहते हैं वो काफ़ी अलग रहता है। पेडागॉजिकल स्किल क्या होता है? ये जो बच्चों का जो स्पेशली जो 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये वही है जो हिमांशी सिंह पढ़ाती हैं। जी, बिल्कुल 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 जी जी जी। तो उनका जो पेडागॉजिकल जो स्किल्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है पढ़ाने का। हमको उनका स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन बैचलर्स के या बीएड के हैं तो उनको 5 से जी भाई कंप्लीट होने दीजिए। भाई साहब मिलिएगा ना? जी जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम अरे सामने से आप जी 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 माइक मेरे हाथ में है, जी। मैं सुनने आया हूँ। जी पत्रकार के हाथी की तरह विशाल कान जी और चींटी की तरह मुंह होना चाहिए, ऐसा हमारे उस्ताद ने कहा था। आप अपनी बात कहिए, उनको भी सुन लेंगे। जी। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। लेकिन जो बीएड के जो स्टूडेंट रहते हैं या अभ्यर्थी रहते हैं उनको 6 से 8 और ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये उनका कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, जो कि बच्चों को 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी अलग से उनको। इसलिए प्राइमरी में डीएड वालों को वरीता, क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस, और उन्हीं डीएड से प्राइमरी शिक्षकों की मेरिट एंट्रेंस के आधार पर भर्ती करनी। इसका मेन एक बेस है आरटी एक्ट 2009 में, जिसमें एक प्रावधान किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट। उसमें साफ कहा गया था कि बच्चों का जो पढ़ाने का जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उसके साथ ही साथ गुणवत्तापरक भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने ये माना कि ये उसका वायलेशन है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि आर्टिकल 21A का जो एक्सपेक्ट है, जो मौलिक अधिकार का जो राइट है, वो भी इससे उल्लंघन होता है बीएड को शामिल करने से। तो वहाँ से लेकर के ये मौलिक अधिकार का मामला भी बन जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी जगह बीएड को अयोग्य करार दिया। और इसके बाद देश में अलग अलग राज्यों में भी ये मामला काफ़ी गर्मा गर्मी का हो गया। ठीक है, आप बताइए छत्तीसगढ़ का क्या प्रकरण है? 4500 वाली भर्ती। जी जी जी, छत्तीसगढ़ में लगभग 6500 की भर्ती आती है सहायक शिक्षकों की, जिसमें बीएड को भी स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को हम लोग विद इन 20 डेज हम लोग चैलेंज कर देते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। आपका चैलेंज क्या था कि इसमें बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है, सिर्फ डीएड वालों के लिए रखा जाए? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका था और उन्होंने सेंट्रल गवर्निंग बॉडी जो एनसीटी का जो एक्ट है उसको क्वेश्चन कर दिया था। फिर क्या हुआ? तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी का कोई एक्ट होता है, अगर कोई न्यायालय किसी भी दिन अगर उसको अवैध करार देती है तो वो उसी दिन से ऑल इंडिया के लिए वो क्वेश्चन हो जाता है। ये केवल राजस्थान के लिए नहीं था, ऑल ओवर इंडिया वो वैलिड था। और वो जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले जो है चैलेंज किए हुए थे और वो केस चल रही थी, लेकिन उस जजमेंट पर कहीं भी स्टे ऑर्डर नहीं था। अब इसका मतलब ये है कि स्टे ऑर्डर नहीं था, मतलब वो उस दिन से ही रद्द था। अगर सुप्रीम कोर्ट का वहाँ स्टे ऑर्डर होता तो ये माना जाता कि हाँ वो उस टाइम तक वैलिड था। लेकिन राज्य सरकार ने उस टाइम उसी के बेस पर बीएड वालों को शामिल करके एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। हमारा इसी को लेकर के एक जब मामला आया तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसको लेकर के गए, अपनी याचिका को लेकर के गए कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है। 2018 से तो सफ़र कर ही रहे थे, लेकिन अगर 2023 में भी अगर उस चीज़ को लेकर जब राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा कहीं ना कहीं राइट जो है यहाँ जा रहा है। तो हम इसको लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था। 30 मई को हम लोगों का केस लगा हुआ था। 30 मई के बाद 6 जून को हमारा जो फर्स्ट सुनवाई हुआ, 6 जून को हुआ। एग्ज़ाम से पहले ये सारा चीज़ की बात है।
एग्ज़ाम जो है 10 जून को कंडक्ट हुआ, तो वहाँ जब पहला जो सुनवाई होता है उसमें बोला जाता है कि अभी एग्ज़ाम सामने है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस पर रोक नहीं लगा सकते, एग्ज़ाम को होने दीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जैसा भी आगे रहेगा उसको देखेंगे करके। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसको लेकर के हम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का शरण लेते हैं कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है, तो अब ये जो है डीएड वालों को ही प्रेफर किया गया है। हाँ, और उसमें साफ साफ तो इस पे फिर हाई कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया। हाई कोर्ट में उस टाइम हम लोग को स्टे मिल गया था, हम लोगों को वहाँ बीएड को बाहर करके एक एंट्री ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनका काउंसलिंग प्रक्रिया जो है फिर बीएड वाले चले गए, फिर हमारी काउंसलिंग हुई। हाँ। हम लोगों ने पूरा सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली। 30 तारीख तक हमारा लास्ट डेट था काउंसलिंग का। 1 तारीख से हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, लेकिन इसी बीच बीएड के जो कैंडिडेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और बहुत सारी केस जो है, जैसे कि वो लोग स्टे पहला केस जो थोड़ा सा, मतलब मैं बात आपकी सुन रहा हूँ पर थोड़ा बाकी दर्शकों का भी ध्यान। जी। तो वो भी स्टे ले आए। जी। नहीं, वो चीज़ों को छुपाए थे। पहला वाला जो केस लगा हुआ था, जिसको हमने भर्ती विज्ञापन को चैलेंज किया था, नोटिफिकेशन को, उस केस को वहाँ छुपा दिए। उन्होंने बाद वाली केस को बताया 5788 को, और इस बेस पे उनको भी स्टे मिल गया। उनको स्टे मिल गया कि हाँ ये जो है अभी देखते हैं। वो ये कह रहे हैं जो हमको रायपुर में मिले थे कि हमने तो सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने इजाजत दी, सरकार के भरोसे पे हमने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की और अब हम नौकरी कर रहे हैं। दूसरी नौकरियां एडहॉक की या तमाम छोड़ के एक भाई साहब मिले, बोले हमारी 2 मार्च को शादी हुई। कोई भी व्यक्ति, आपकी अब क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो सबको निकाल के बाहर करो। जो भी हाई कोर्ट का फैसला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया है, उसको सरकार उसको माने। 6 सप्ताह का समय दिया है। 6-7 महीने से काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनको नियुक्ति कंडीशनल ही मिली थी, उनको सारी शर्तों के साथ वो बता करके क्रमांक में पार्टी अंतिम आदेश निर्णय था माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नंबर की प्रकरण माननीय आदेश के अधीन होगा। यानी अंततः जो ये सर ये जो बातें हैं उनके नियुक्ति पत्र है, ये नियुक्ति पत्र है, ये उनको नियुक्ति तारीख कंडीशनल मिली थी। हम 10 महीने से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, 10 महीने से कोर्ट जीते, यहाँ तक कि इन लोगों को 4 तक सुनवाई मत हो, इस सुनवाई को पेंडिंग कराया। अच्छा, अगर उनका कैंसिल हो जाएगा तो तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हाँ सर, हमारी सेलेक्ट हुए, हमारी काउंसलिंग पहले होती है, हम अरे थोड़ा समझने तो दो, मैं यही खड़ा हूँ। तो तुम्हारी काउंसलिंग हुई लेकिन तुम्हें नियुक्ति नहीं मिली। तो तुम कह रहे हो कि वो 4500 हम लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि वो 4500 वो लोग हैं, ये मामला है। जी। योग्यता के साथ वो 4500 हम लोग हैं और अयोग्यता के साथ वो 4500 बीएड कैंडिडेट नहीं है, वो एक्चुअली 3500 है। 1000 लोग अच्छा उसमें डीएड के थे। हाँ जी। नहीं, टोटल 6500 की भर्ती है, 3500 बीएड है उसमें, बाकी 6200 में बाकी। अच्छा, 6500 में 3500 बीएड है, उन बीएड को 3500 को हटा के आपको रखा जाए, वो हमारा हक था सर। एक चीज और बताना चाहूंगा, आज ये मामला कोर्ट में है या सरकार कंप्लीट हो चुका है, पूरा जजमेंट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब सरकार क्यों नहीं जजमेंट लागू कर रही? सर हम वही तो राजनीतिक शिकार पहले भी होते, पिछले बार भी चुनावी तुम लोग भी जाके ब्रजमोहन अग्रवाल से मिले शिक्षा मिले, मंत्री? वो बोले कि कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे बोले, लेकिन 6 सप्ताह का समय दिया हाई कोर्ट अब वो उनको भी बोले बीएड वालों को न्याय मिलेगा। हमको लगा कि सिर्फ बीएड वाले पीड़ित हैं, डीएड वालों को कोई शिकायत ही नहीं। तुम लोग कल आए नहीं रायपुर, तो हमने सीएम से ही पूछ लिया, वो बोले न्याय संगत कार्रवाई होगी। ये लाइन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि जितने भी अपॉइंटेड असिस्टेंट टीचर है उनको इलीगल एंड क्वेस्ट किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट जो है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि रीअरेंज करे जो सिलेक्शन लिस्ट है। अच्छा, तभी वो लोग कह रहे थे कि ये चुनाव के दौरान ही काउंसलिंग होने वाली। क्या डेट दी है काउंसलिंग की उन्होंने? नहीं दिया। 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है विभाग को। कब पूरा होगा? ये 13 मई को खत्म हो जाएगा। 16 मई को। 13 मई को। तो तुमको क्या लगता है 13 मई के बाद काउंसलिंग होगी? सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देना चाहिए सर हमको। नहीं तो होगी कि नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल सर, हम लोग अपने हक लेकर। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। ये बड़ा लीगल मामला है। एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि मामले को ये देखा जा रहा है कि उनको निकाला जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि अपने हक के लिए जो लड़े हैं वो जीते हैं। कोर्ट में सर मामला जब चला है 8 महीने से। इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विकास कौशिक। मामला अब स्टूडेंट बनाम स्टूडेंट कर दिया है सरकार ने। हमने जब पिटीशन लगाई तो हमने किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाया। नहीं, आपने नहीं लगाई। देखिए, बीएड करने वाले भी विद्यार्थी हैं, डीएड करने वाले भी हैं। सरकार अगर डे 1 से क्लैरिटी रखती, पहले भूपेश बघेल सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, तो आप लोग वर्सेस में आते ही नहीं। नहीं सर, अभी भी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से नहीं है। अरे हम मान रहे हैं कहाँ व्यक्तिगत है, लेकिन अभी दोनों पार्टी तो स्टूडेंट ही है ना। एक्चुअल में क्या है, डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 1 to 8 के लिए हमको केवल यहीं तक अलाउ किया। आप तो 11वीं 12वीं में नहीं कर सकते हो, बीएड वाले तो कर सकते हो। ठीक बात, 12वीं तक के मौका, उसके बाद मैं समझ गया साहू जी, आपकी बात पूरी रिकॉर्ड हो गई। हाँ भाई, एक भाई साहब ट्रेन चलवाना चाह रहे थे, कहाँ है? हाँ, अरे भाई ना हम आ रहे हैं। एक और गमछा डाले थे बैंक वाले। अरे बगल में आओ, इतना बढ़िया लग रहा है तुम।
इधर आओ। और भी कोई बैंक, अरे इधर इधर बैंक में और कोई भी है? यही 2 लोग हैं। आप तो कांग्रेस में हैं, आप इधर आइए, विपक्ष को भी मौका मिलेगा। अच्छा, पहले हमको ये बताओ, बैंक को लेके जोक्स क्या क्या चलते हैं? बैंक्स को लेके अभी ये जोक चल रहे हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? विनीत। हाँ, बैंक्स को लेके अभी ये जोक चल रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग पैसा लेके जो विदेश चले जा रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा अभी सेफ नहीं है। ऐसा लगता है मतलब सेफ है? बोलते हैं, मतलब मैं जैसे प्राइवेट बैंक में हूँ, तो प्राइवेट बैंक की मतलब लोगों का यही ओपिनियन रहता है, और सरकारी बैंक में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। पर चपत तो पीएनबी को भी लगी थी। नहीं तो सबसे ज्यादा जो एनपीए तो सरकारी बैंकों का ही है। एनपीए थोड़ा समझा दीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, आसान भाषा में। जो भी ग्राहक 3 माह तक किस्त नहीं पटाते हैं उनको एनपीए कहा जाता है। पहले ये जैसे मान लीजिए ये रूहानी है जी, नहीं मान लीजिए ना लीजिए ये रूहानी है जी, इनने आपकी बैंक से लिया रुपया 1 लाख। जी। 1 लाख बड़ा छोटा साउंड कर रहा है। 5 लाख। अरे तो 5 लाख थोड़ा ले तो भाई बड़ा ले। इनने आपकी बैंक से रुपया, क्योंकि देखो छोटा जो लोन लेता है जी, वो लेके नहीं भागता है जी, ठीक है। जो बड़ा लोन लेते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, जी, वो भाग जाते हैं। जी। तो मान लीजिए इनने आपकी बैंक से रुपया लिया 500 करोड़। जी, अब वजन लग रहा है थोड़ा जी। है, फिर तो और नहीं दिया तो जो भी ग्राहक 180 दिन तक अपना ईएमआई नहीं जमा किया, यानी 6 माह का किस्त नहीं जमा करता है, वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या अब ये तो भाग गए विदेश, फिर क्या करोगे? तो अगर इनका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हाँ। क्योंकि 500 करोड़ रुपए लोन है तो अनसिक्योर्ड होगा नहीं वो, हाँ। कोई ना कोई सिक्योर्ड लोन होगा, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई होगी, कुछ बॉन्ड मॉर्गेज किए गए होंगे, या उनके कुछ एसेट को अटैच करके कंपनी उसको फिर रिकवर करती है। सरफेसी एक्ट लगता है और उसके माध्यम से रिकवर होता है। ओके जी। और क्या जोक सुने हैं? ये लंच ब्रेक में सही में तुम लोग काम नहीं करते हो? तुम तो प्राइवेट वाले, तुम सरकारी वाले हो? प्राइवेट वाले हैं सर। तेरा बड़ा मन है। प्राइवेट में लंच जलवा है अभी, गर्मी में जलवा है इनका, बढ़िया एसी में बैठे रहो। नहीं सर, सबको दूसरों की जॉब मौज की लगती है। कई लोगों को वहाँ लगता है हम पत्रकारों को जलवा है। देखो यहाँ भटक रहे हैं एकदम, सुबह रायपुर, दोपहर बिलासपुर, शाम कोरबा है। तुम क्या करते हो? बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेस है? ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स का। सब सही चल रहा है बिजनेस? बढ़िया। हाँ भाई बताइए क्या मामला है ये? हमारी मांग है अंबिकापुर रेणुकूट रेलवे मार्ग लाइन को जोड़ने की। अंबिकापुर में आज से 2010 में अंबिकापुर रेल लाइन आई थी। इसके पहले विश्रामपुर थी। विश्रामपुर से अंबिकापुर रेल मार्ग आने में 40 साल लग गया रेल लाइन बनने में। और बहुत मशक्कत के बाद जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे एनडीए की गवर्नमेंट में, उस समय वहाँ काका लरंग। संक्षेप में बताइए क्यों होना चाहिए ऐसे? तो मुझे आप 3 पॉइंट्स में दलील बताइए। पहला है कि रेलवे को मुनाफा होगा। अभी रेलवे परिवहन जो हो एक ही लाइन पे हो रहा है, जो कि अंबिकापुर से अनूपपुर मार्ग पे रेल जाता है। उसके अलावा दूसरा किसी भी और वहाँ से रेल मार्ग नहीं है। वहाँ पास 7 से ज़्यादा कोल की माइंस हैं। इसके अलावा बाक्साइट की माइंस है। ये कोल और परिवहन का सरगुजा जो है संपदा से घिरा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ से माइनिंग जो हो रहा है ये सिर्फ एक मार्ग में हो रहा है। रेलवे के सर्वे रिपोर्ट में लिखा है अभी माल वहाँ से लगता है और कहाँ आता है? अनूपपुर होते हुए राजस्थान की ओर जाते हैं। अच्छा जी। जो अगर रेणुकूट तक लाइन बन जाएगी तो फिर? रेणुकूट तक लाइन बन जाएगी तो रेलवे के सर्वे रिपोर्ट में कहा है सरकार को 14% से ज्यादा का रिटर्न मतलब रेलवे भी मान रही है उसको फायदा होगा। रेलवे ने फिर क्यों नहीं बना रहे रेलवे वाले? कुछ अड़ंगा है, राजनीतिक अड़ंगा है। क्या राजनीतिक बताओ? अलग अलग जो संसदीय क्षेत्र के लोग रहे हैं अलग अलग मांग करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो झारखंड से रेल मार्ग जुड़ना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि वो रायगढ़ से जुड़ना चाहिए, और तुम्हारा कहना है कि रेणुकूट से? हाँ, रेणुकूट से जुड़ना चाहिए। मेरा कहना इसलिए क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ा है, सभी क्षेत्र के सर्वे 7 सर्वे रिपोर्ट मैंने पढ़ा, और 7 सर्वे रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा अंबिकापुर रेणुकूट मार्ग को जोड़ने का है। दूसरा, रेलवे के फाइनेंस। इसका क्या तरीका होता है जरा बताओ? रेलवे की अगर नई पटरी बिछनी है, इसका उन्होंने रेल मंत्री को प्रतिवेदन वगैरह भेजा है? इसका तरीका जो होता है ये आरटीआई के माध्यम से ही जानकारी मिली। पहले इसका नॉर्मल सर्वे होता है जिसको आरईटीसी सर्वे कहते हैं। सर्वे होने के बाद एक अनुमानित लागत लगाया जाता है कि कितना इसका अनुमानित लागत होगा। वो अनुमानित लागत होने के बाद एफएलएस होता है जिसको लोग फाइनल लोकेशन सर्वे कहते हैं। फाइनल लोकेशन सर्वे होने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट होती है, जैसे अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे सितंबर माह में जा चुका है। फाइनल लोकेशन सर्वे जाने के बाद रेलवे बोर्ड इसको अप्रूव्ड करता है। अप्रूव्ड करने के बाद नीति आयोग के पास जाएगा कि इतना अमाउंट
का ये लगभग 5,500 करोड़ का अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग का जो कॉस्टिंग है, और इसको रेलवे बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर नीति आयोग अप्रूव करेंगे। नीति आयोग अप्रूव होने के बाद वो फाइनल। जनप्रतिनिधियों को आपने ये मांग रखी, उन्होंने क्या कहा? जनप्रतिनिधि ने पत्र लिखा है, इसमें 8 सांसदों का लेटर है। दिखाइए। 8 सांसदों का लेटर है, जिसमें हमारी केंद्र में मंत्री रही हैं, सरगुजा क्षेत्र से ही मंत्री रही। कौन? रेणुका सिंह जी, जो कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला, विधायक हैं भरतपुर सोनहत से, ये उनका लेटर है। अजय प्रताप सिंह सीधी से सांसद। इसको सब अश्विनी वैष्णव को लिखा उन्होंने? जी, अश्विनी वैष्णव से प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हुआ है। अच्छा। ये उन्होंने रेणुका सिंह जी ने लिखा इस क्षेत्र के मांग के लिए। 21 सितंबर तो उनसे 2000 पूछा उन्होंने कि इसमें क्या हुआ एक्शन? सभी ये बोल देते हैं कि होने वाला है और होता नहीं है। अजय प्रताप सिंह जी सीधी के सांसद हैं, पकौड़ी लाल कोल जी रॉबर्ट्सगंज से सांसद हैं। ये यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ से गोमती साय जी सांसद है रायगढ़ से। संजय सेठ जी रांची के सांसद, इन्होंने भी इस पत्र में अश्विनी वैष्णव जी को लिखा कि इसको लाइन को जोड़ना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा अन्य कुल ये जो रेलवे मार्ग है, अब मैं भी पूछूंगा ये जब भी नए रेल मंत्री बनेंगे जी कि भाई ये अगर इतना जायज लग रहा है सुनने में, जी है ना, इसका तथ्य भी है। 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। इससे क्या लाभ होगा? हाँ बताइए। 1.5 करोड़ की आबादी? 1.5 करोड़ की आबादी रहती है। 4 राज्य के 11 जिले, 6 संसदीय क्षेत्र और 30 विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस रेल मार्ग से सीधे सीधे बनारस से जुड़ेंगे। बनारस से अभी लोगों को पढ़ने यात्रियों के लिए तो सड़कें भी हैं। यात्रियों के लिए सड़कें, सड़कों के माल ढुलाई का बताइए। माल ढुलाई का है कि वहाँ पर 6 से ज्यादा खदानें हैं, जिनका कोल परिवहन अगर रेणुकूट मार्ग से होता है, भारत के विभिन्न कोनों में, मतलब उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में कोयला जाता है। अगर इस मार्ग से जाएगा तो सरकार को 14% से ज्यादा का लाभ है सिर्फ परिवहन में। ये और पर्यावरण को लेके इनका FIR होता है। इसमें FIR बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक IRR बोलते हैं। इकोनॉमिक IRR यानी कार्बन उत्सर्जन जो है, अभी तो ट्रकों के माध्यम से गाड़ियां जा रही हैं, जब रेल के माध्यम से जाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, तो इससे भी फायदा है, पर्यावरण को फायदा है, आर्थिक रूप से फायदा है, लोग जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार तिवारी। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है आलोक कि हम इतना घूम रहे हैं देश में, सब लोग आते हैं अपने मुद्दे बताते हैं जो असल में जी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, है ना, और डेवलपमेंट से जुड़े हैं। और आप बैंक में अधिकारी हो? जी, बैंक में। हाँ, और फिर भी आप इस बात की चिंता कर रहे हो, आपकी बात दर्ज हो गई है। 1 लाख लोगों ने पद यात्रा किया है सितंबर माह में। 1 लाख लोगों ने 150 किलोमीटर की पद यात्रा की रेणुकूट से अंबिकापुर तक। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं, सभी लोगों ने समर्थन किया। तो इस बार ये लोकसभा चुनाव मुद्दा बना है? ये लोकसभा चुनाव में मुद्दा है। दोनों प्रत्याशी जो सरगुजा से हैं, कोरबा से हैं, रायगढ़ से हैं, सभी का कहना है कि अगर हम करेंगे तो हमारी गारंटी है कि इसको कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। RTI के माध्यम से मैं आपका नंबर ले लेता हूँ। देवेश जी कहाँ हैं? इनका ब्यौरा लिखिए, है ना। ये मैं आपको जब भी नई सरकार बनती है आप इनको दे दीजिएगा। मैं खुद रेल मंत्री से कहूंगा कि भाई इसमें क्या है, तो कि थोड़ा क्लैरिटी तो हो। RTI के माध्यम, इतने सब सांसद लिख रहे हैं, RTI के माध्यम से जानकारी मांगे। द्वितीय अपील जाने के बाद भी, चूंकि ये SECR का हेडक्वार्टर भी है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, आए दिन मैं यहाँ जाते रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कोई भी खुल के जवाब नहीं देना चाहता है। अनियमितताओं की ऐसी स्थिति है कि सर्वे में अनियमितताएं हुई हैं, क्योंकि अलग अलग सर्वे रिपोर्ट आ गया है ना। ठीक है, लंच ब्रेक नहीं ज़्यादा। आप लोग क्या करते हैं? नमस्कार। मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक है? बीएड वाले कि डीएड वाले? नहीं, हम लोग तो रेगुलर टीचर हैं। हम लोग नौकरी क्या करके आए? बीएड करके कि डीएड करके? मैं बीएड और डीएड दोनों किया हूँ। पहले डीएड किया था, उसके बाद अंकल जी बिल्कुल ठीक है। अब इनका विरोध कैसे करोगे? उनका मुद्दा टीचिंग से नहीं है, उनका मुद्दा कुछ और होगा पर्सनल। वो अरे नहीं, मैं तो थोड़ा माहौल थोड़ा सही रहे। मैंने पहले डीएड किया था, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैंने बीएड कर लिया। तो आप इस डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई में किसके साथ हैं? देखिए, मैं चूंकि 25-30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई बीएड किया है तो वेल क्वालिफाइड है। यदि कोई एमए किया होगा तो ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शाला के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी, सुन ली, ये क्या कर रहे हो? कोई आप एक सेकंड इधर है। खलीफा, आपने बोला, उन्होंने सुना ना। आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते तो बाद में बोल देना। बीच में टीका टिप्पणी क्या कर रहे हो? संसद से अच्छी आदतें सीखो, बुरी आदतें मत सीखो। चूंकि चाइल्ड साइकोलॉजी और बीएड का हो चुका है रायपुर में। चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों को बीएड डीएड में पढ़ाया जाता है, तो उसमें पढ़ाने में कभी दिक्कत नहीं हुई है मुझे। तो मैं तो पहली क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया हूँ और सेकेंडरी के ही बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो एक मसला ये भी है, ये आप लोगों को बहुत अलोकप्रिय लगेगा, लेकिन सिर्फ लोकप्रियता के लिए तो क्या ही पत्रकारिता करनी, सत्य भी तो है कि एक
बीएड डीएड को एक वो मान लिया गया है कि साहब बीएड डीएड कर लो और सरकार भर्ती निकालेगी ही, और उसके बाद भर्ती हो जाएगी, तो सबसे ठोस सरकारी नौकरी है। और इसमें आप लोगों का दोष नहीं है। नवाचार के स्तर पर सरकार और समाज को जितने प्रोत्साहन देने चाहिए कि अपना काम शुरू करो, अपना काम शुरू करो, और उसके लिए स्किल सेट जो इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए स्कूल के लेवल पर ही है। जैसे मैं एग्रीकल्चर के बच्चों से मिलता हूँ, अभी मैं मिला तो वो भी यही बोले कि साहब सरकारी नौकरी करनी है, सबको सरकारी नौकरी करनी है। ये एक थोड़ा माइंडसेट का भी मामला है। में सर मेजरली युवाओं के लिए दो ही मौके हैं, मतलब अभी तो वर्तमान में एक ही बोलूंगा, वो दूसरा क्रिएट हो सकता है। अभी सरकारी नौकरी है सर, हम लोग सब सरकारी नौकरी के लिए सरकार की नौकरी, मैं इस लड़ाई में आपकी बात सही है, पर सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। किसी की भी सरकार हो, भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की और जलाने फलानी जो भी पार्टी है। हमारी मांग ये थी सर कि वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से डीएड वाली है। नहीं सर, मैं नॉर्मल छात्र हूँ, मैं किसी वर्ग से क्या मांग है सर? हमारी ये मांग थी कि सर पिछले कई वर्षों से हमारे स्टेट में सर प्रॉपर सरकारी नौकरियां भी नहीं निकली है। क्या रहता है, कुछ नौकरी जो निकलती थी वो हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसती है, फिर इन जैसे छात्रों को वहाँ पे लड़वा दिया जाता है। और यहाँ SI भर्ती वाले भी आए थे। बताइए आपका क्या मामला? सब सरकारी भर्ती। ये अब मैं आते समय कार में कह रहा था सर यहाँ पे भी विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन इस तरह की हर बहस, इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा वेलकम चेंज है। हर बहस अंततः सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरी, और उससे, क्योंकि अब छात्र भी क्या करें, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वो सब आ जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो कहेंगे, पर इससे इतर भी कुछ डिस्कोर्स आए। जी आलोक तिवारी जी को मैं काउंटर करूंगा, इनसे आप पूछ लीजिए, उनके बातों का जवाब मैं दूंगा। जी सर, आप नहीं चाहते रेल आए? मैं अपनी बात रखूंगा। अच्छा देखिए सीखिए जरा इनसे। कहाँ गए वो जो बीच में टोक रहे थे? देखिए इन्होंने आराम से बात पूरी की, फिर कहा कि मैं जब समय मिलेगा तो मैं काउंटर करूंगा। हाँ बताइए। जी सर, ये CGSI का मामला, जैसे आप पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब हमारे मुख्यमंत्री जो हम लोग काका बोल के हम लोग चढ़ा लिए थे, काका के लायक नहीं थे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार किए हुए थे। ये जो जितने भी कोर्ट और कचहरी का मामला जो हो रहा है सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर छत्तीसगढ़ का मामला बोल रहा हूँ, बाकी जगह का नहीं। उसमें एक तो मामला है जैसे CGPSC में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है CBI की जाँच की है, उसको हम लोग इतना उठाए थे, जो आप लोगों की वजह से ही वो मामला इतना हाईलाइट हुआ था। उसी में एक वजह और भी है, जैसे उसमें CGSI का मामला है जो 2018 से आके रखा हुआ है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से वो आज 6 साल हो गया, वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा नहीं होने की वजह है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा उसमें रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया है, जो राजपत्र उसमें जारी किया गया था कि राजपत्र में इस तरीके से पेपर को लिया जाएगा, ऐसा वैकेंसी भर्ती होगा, उस हिसाब से ना लेके अपने मन मुताबिक अपने बेटे भतीजा भाई भतीजा सबको बढ़ाने के लिए उस भर्ती को एकदम फास्ट मोड पे लास्ट 6 महीने में पूरा करने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से वो कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में भी साफ शब्दों में 18 अगस्त का ऑर्डर शीट में बोला था कि इसमें बहुत सारा अनियमितता है, उसको दूर करके इस भर्ती को पूरा करो। लेकिन सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो टेट का मतलब जो BED DED वाला मामला को भी उसी तरह से फंसाया, और हमारे जो SI का मामला को भी उसी तरह फंसा के 6 महीने में कंप्लीट कराने की कोशिश किया, जिसमें किसी ने 25 लाख रुपए उसमें दे दिया गया है, किसी का 15 लाख हो गया। वो अब खुलना शुरू हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ है। विष्णुदेव साय सरकार ने इस पे कार्रवाई शुरू की। जी सर, वही अगर वो मामला आपने उठाया था, इसकी वजह से PSC को सिर्फ PSC का मामला CBI तक गया। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि आप इस मुद्दा को उठाओ कि ये मामला भी जो PSC का SI का मामला है वो भी CBI जांच करे। उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं, इस पे भी खबर होनी चाहिए। सर हमारा एक ही सवाल है सर। सर जब क्या नाम है? हितेश नाम है मेरा, मैं भी बिलासपुर से हूँ सर। 2018 से कांग्रेस ने भर्ती निकाला था सब इंस्पेक्टर का, उन्होंने 2023 तक कुछ नहीं किया, और 2023 में जनवरी में जब चुनाव का टाइम आता तो अचानक से भर्ती को शुरू करने का सोचा, और 6 महीने में जैसे चुनाव खत्म। विद्यार्थियों की नाराजगी भूपेश बघेल सरकार की विधायी सर, वो जो भी कोर्ट कचहरी का मामला है वो भूपेश बघेल की वजह से हुआ है। जैसे DED विष्णुदेव साय सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? हम विष्णुदेव सरकार से यही मांग करते हैं कि मोदी की गारंटी में स्पष्ट एक शब्द लिखा गया था कि सबका जांच होगा, और उसमें जो भी मतलब जांच के आदेश नहीं हुए। जांच के आदेश इसमें नहीं हुए, सिर्फ PSC के मामले में SI में भी होने चाहिए। हाँ जी, SI के मामले में भी होना चाहिए। हमने कोर्ट में भी इसको रखा है, समयबद्ध ढंग से जांच, समयबद्ध सर। वही सर, हमारा 6 साल एक छोटी सी लास्ट आपसे मांग रखना चाहेंगे सर। दरअसल देखिए यहाँ पे अब जितने भी छात्र देख रहे होंगे किसी न किसी भर्ती को लेकर लड़ रहे हैं, कोई नवीन भर्ती की बात ही नहीं करता सर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छात्रों को इसी में लड़ा दिया गया सर। वही हम कहना चाहेंगे सर, हर विभाग में बहुत पद खाली है सर। शासन से अब इस चीज का रिक्वेस्ट करेंगे अपने माध्यम से कि उन पर भी भर्तियां निकालें सर, क्योंकि मेन मुद्दे को ढक के ये छोटे छोटे मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट। सरकारी भर्ती के अलावा और भी कुछ मुद्दा है?
हाँ भाई, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है सर। क्या है बताइए। कांग्रेस नेता क्या नाम है आपका? अमितेश राय। अमितेश, ये बताओ, ये तो बड़े नाराज हैं तो भाई सरकार से। सर ये जो एसआई की भर्ती की बात कर रहे हैं, 2018 के पहले भी जो भर्ती हुई थी धांधली उसमें भी हुई थी। उस भर्ती को निरस्त किया गया। उस सरकार से लोग खफा थे तो आपकी सरकार लाए, अब इससे खफा हुए तो इसको विदा कर दिया। उसके बाद 2018 में जब भर्ती निकली तो लोगों को मोदी जी का कोविड तो दिखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोविड किसी को दिखाई नहीं देता। सब इस बात पे आ जाते हैं कि 23 तक कुछ किए ही नहीं। तो बात परिस्थितियां सरकार की अपनी अपनी होती है। क्या वजह रही हार की वजह सर अपने आकलन है। हम अपने चीजों पर चल रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। कहीं पर आपसी तालमेल वजह है, कहीं पर सिंहदेव और भूपेश बघेल का झगड़ा, कहीं पर भाजपा का दुष्प्रचार है। 2018 के तुरंत बाद से आप किसी सरकार की छवि खराब करने पे लग गए और वो काम किया। भाजपा और कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि वो दुष्प्रचार शिकार हो गए, क्योंकि सब लोग ये प्रचार दुष्प्रचार राजनीति का हिस्सा है। जी, लेकिन आपको उसको काउंटर करना होगा। हम उनके इतना झूठ नहीं बोल पाए सर, जो उन्होंने चुनाव में झूठ बोला वो बहुत ज्यादा झूठ बोल गया और आज सबके सामने है। आज सबके सामने है। सारे मीडिया सर्वे भी तो फेल हो गए ना। 2023 के इलेक्शन में जैसे आप देखेंगे जितने भी मीडिया सर्वे किए गए थे आज तक से लेकर के बड़े जितने भी न्यूज चैनल है राष्ट्रीय स्तर के, वहां पर भी सर्वे फेल हो गए थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार साफ साफ बनती दिखाई दी थी, लेकिन सभी मीडिया चैनल्स के सर्वे में दिखाई गई थी। सर्वे से सरकार थोड़ी बनती है, सरकार बनती है लोग जो बटन दबा रहे हैं उससे। उसके बाद इन्होंने जो योजना तो सर्वे ही हो जाए फिर। महतारी बंधन योजना जो चलाए, घर घर जा करके इन्होंने फॉर्म अनऑफिशियली फॉर्म भरवाए हैं और हजार रुपए सब महिलाओं को दिया गया। अनऑफिशियली वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन कांग्रेस का, कार्रवाई नहीं किया कांग्रेस शासन। जब महतारी बंधन योजना का 1,000 बीजेपी बांट रही थी तो कांग्रेस सो रही थी। शासन बघेल का, कांग्रेस का सो रहे थे। ऐसा भी होता है। बघेल ही तो सीएम थे। गलत तरीके से फॉर्म भराया गया। ऐसा नहीं बात है, फॉर्म भरवाया। उसमें उस फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है अगर हमारी सरकार आती नहीं है, उसपे ऊपर सबसे बड़ी बात लिखी है कि मोदी की गारंटी। अच्छा, एक प्रदेश की, आप लोग भी तो भरवा रहे हैं। प्रदेश की अभी भर रहे हैं। एक कांग्रेसी भी तो फॉर्म भरवा रहे हैं। लोकसभा में भरवा रहे हैं कांग्रेस वाले। रायपुर में भरा रहा है, 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन दे दिया तत्काल, वो 1,000 रुपए 1 लाख रुपए मिलेगा, फॉर्म भरवाया जा रहा है। महिलाओं को दिया गया। नहीं, ये तो हमें कहीं फील्ड में नहीं दिखा। ये सरकार आने के बाद दिया गया। सरकार आई तो 1 लाख रुपए देंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं। भरवा रहे हैं। भाजपा 1,000 का भरवा रही थी फॉर्म, वो सत्ता में आ गए। अब कांग्रेसी कह रहे हैं 1 लाख देंगे। ये भी फॉर्म भरवा रहे हैं। ये भी फॉर्म भरवा रहे हैं। नहीं, हमने 1 लाख रुपए दिए नहीं दे रहे हैं ना, तत्कालिक नहीं दे रहे हैं। जबकि अब जैसे ही फॉर्म भर रहे थे भाजपा कार्यालयों में, जहां पर चुनाव के जस्ट पहले की बात है, चुनाव से पहले 1,000 रुपए बांट चुके थे महिलाओं को। ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल देखा हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल शिकायत की थी। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन में यहाँ पर भी हमारे किया गया था, लेकिन कार्रवाई तो मुझे उस प्रकार से दिखी नहीं। बताइए क्या नाम है? राहुल सिंह ठाकुर, डॉक्टर राहुल सिंह। डॉक्टर राहुल, क्या पद है कांग्रेस में आपका? मैं बिलासपुर विधानसभा IT सेल का अध्यक्ष हूँ। एक तो भाजपा कांग्रेस समेत सभी IT सेलों को मेरा प्रणाम। जी। नहीं, हम तो फैक्ट में बात करते हैं। जी, सब IT सेल वाले यही कहते हैं। नहीं, फैक्ट्स में बात करते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है? आदित्य शर्मा। आप किस पार्टी से हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अरे वकील साहब, बताइए वकील साहब। तिवारी जी ने जो कहा, उन्होंने ये जो बैंकों का निजीकरण, वो उसके पक्ष में बात कर रहे थे। नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। अरे वकील साहब, दोनों काउंटर करो। अरे पहले तो आपको पता ही नहीं, दलील आपने ऐसे दे मारा। ये एक आए हैं 4 फायर तो ऐसे ही झोंक दे। एमपीए के बारे में बताया ना उन्होंने, एमपीए के बारे में बताया। उसमें उन्होंने सरकारी और निजी, मैंने उनसे पूछा कि ये जो बड़े बड़े सब भाग जाते हैं भगोड़े, तो वो एनपीए वो एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने सरकारी और निजी बैंकों के प्लस माइनस को लेके कुछ नहीं कहा। वकील साहब, लोन लेना अपराध नहीं है, लोन को न चुकाना भी अपराध नहीं है। उसके लिए एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट से लोन की रिकवरी होगी। सरफेसी एक्ट, उससे लोन की रिकवरी होती है, उस पे प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। उस लोन को न चुकाए और उसको भागने में मदद करना अपराध है। अपराध भागने में मदद करना है। कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, ये इन्होंने मुझे आप लोग द्वैत में नहीं दिख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मैंने भी वही कहा। वो ये आपने सुना ही नहीं उनको, आपने तो पहले दाग दिए दो। कौन है सामने? इन्होंने सरफासी एक्ट बताया जो कि सिक्योर लोन के लिए होता है। अनसिक्योर्ड लोन के लिए कोई सरफासी एक्ट नहीं होता है। अनसिक्योर्ड का रिकवरी कैसे होगा? रेलवे लाइन उसमें भी काउंटर बोलूंगा। अरे बोलिए ना। जी। आप लोगों को बोलने का अभ्यास भी अच्छा रहता है। मैं सोच ही रहा था बिलासपुर आया हूँ। अरे सुन रेलवे लाइन, अरे सुन तो लीजिए वकील साहब। जी, बताइए।
मैं सोच ही रहा था बिलासपुर में हाई कोर्ट है जी, एक बढ़िया वकील साहब मिल जाए, क्या मुराद सुनी गई मेरी। हाँ जी, करिए इसको भी काउंटर करिए, सबको आज आपको काउंटर करना है। छत्तीसगढ़ का ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर सबसे पुराने रेलवे लाइन में से रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन फलता फूलता रहा, अब रेलवे जोन बन गया है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये रेलवे लाइन है। उसमें फिर विशेष रूप से बिलासपुर के सराउंडिंग का एरिया, झारसुगड़ा से लेकर और आपके गोंदिया तक रेलवे उत्खनन, कोयला उत्खनन, स्टील, सब कुछ है यहाँ से। लेकिन यहाँ किसी प्रकार जनता को सुविधा नहीं दी जाती, किसी भी प्रकार। मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ कैंसिल होती है। डबल इंजन की सरकार और यहाँ का इंजन फेल। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को कभी उठाते ही नहीं। ज्यादातर आए दिन ट्रेन यहाँ कैंसिल होती है। और कोयला जो है वो हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। केवल कोयला ढुलाई के कारण यात्री ट्रेनों को बंद किया जाता है, केवल कोयला ढुलाई के कारण। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपने बिल्कुल जेन्युइन मांग की, जनता ने एक सेकंड पर एक सेकंड वकील साहब, वकील, अरे एक सेकंड जी, पर उनकी बात में ये काउंटर कैसे मैं है? बता रहा हूँ, बताइए ना फिर उस बात पे तो आइए जी। रेणुकूट आप जितना भी रेलवे लाइनों को बढ़ाएंगे वो यात्री को सुविधा देने के लिए नहीं रहेगा। अंततः सरकार उससे व्यवसाय ही करेगी। यात्रियों को के सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उसका जो कोयला जा रहा है या दूसरे गुड्स जा रहे हैं, मान लीजिए कल को आप तय करते हैं कि मैं वकालत नहीं करूंगा, मैं बिलासपुर में एक फैक्ट्री बनाऊंगा, वकालत में मेरे अंडर में 10 वकील हैं, मान लीजिए फैक्ट्री में वहाँ 100 लोग होंगे फॉर आर्ग्यूमेंट से दलील है ना। अब उसका आपका सामान लद के जाना है और आप तय करते हो कि यूपी के मार्केट में हम एकदम बिल्कुल भरमार कर देंगे, तो वो गुड्स ट्रेन उसमें भी काम आएंगे। गुड्स ट्रेन तभी बनाई जाए, उसके लिए तभी जब यात्रियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों को कोई सुविधा ही आप नहीं दे रहे हैं। उनकी सुविधाओं को सरकार शब्द की जो अवधारणा है, ये जो बाइनरी है ना, सरकार शब्द की जो अवधारणा है, सरकार तो ट्रस्ट है। मैं इस बाइनरी से नाइत्तेफाकी रखता हूँ कि गुड्स ट्रेन ना करो क्योंकि यात्री ट्रेन नहीं हो रही। आपको कहना चाहिए कि यात्री ट्रेन भी करो और गुड्स ट्रेन भी करो, नए रूट बनाओ। जब यहाँ की कैसे निकलेगी? हम 100 रुपए लगाएंगे और उससे 5-10 रुपए नहीं कमाएंगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं, सरकार व्यवसाय नहीं कर रही है। कोल परिवहन तो होगा, बिजली की आपूर्ति के लिए तमाम कर रहे हैं। हसदेव को तो कोई रोक नहीं पाया, दोनों सरकारें रह के मिल के रोक पाए। 1 मिनट रुके सर, मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, हसदेव को अनुमति मिली। हसदेव में जो परसा को नहीं सुनिए सर, आप गलत नहीं बोल रहे, आप निकालिए सर। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी, परसा के माइंस को अनुमति मिली। 2014 से पहले दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया तो आप जाइए, आप सरगुजा जाइए, रेलवे ट्रैक तक बन चुका है। परसा के जो बोल रहे हैं ना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो आप अपने तर्क बचा के रखिए, माइक क्योंकि उधर है, उनकी बात खत्म हो जाएगी तब मैं आपके पास आऊंगा। दूसरा भूपेश बघेल की सरकार राज्य में थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, परसा के फेज 2 को अनुमति मिली। तो सरकार किसी की भी रहे, कोल परिवहन तो हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट बन जाने से एक मार्ग से अगर कोयला जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, अधिकांश कोयला इस क्षेत्र का राजस्थान जाता है, राजस्थान पावर लिमिटेड को। अभी मुख्यमंत्री बोल भी रहे थे कि हमने विष्णुदेव सरकार जी से बात करके जो पेड़ों की कटाई थी उसको करवा लिया। अभी उन्होंने बोला विधानसभा में जाना है ही तो अल्टरनेटिव रूट बना दिया जाए। अगर अभी एक रूट से जा रहा है, 2 रूट से जाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं रेल मंत्रालय के, उनका आरटीआई में मेरे नाम पे जवाब आया है कि अल्टरनेटिव रूट्स, मिसिंग लिंक्स, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग किसी भी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। पिछले 10 साल में कुल 28 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें जो फाइनेंशियल ROR है, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न है, वो 5% से कम रहा है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन का रेट ऑफ रिटर्न 14% ज़्यादा उन्हीं के सर्वे रिपोर्ट में है। तो क्यों नहीं मंजूरी मिल रही फिर? जी, मेरा मांग ये भी राज्य के लिए ट्रेन ही रहे, तो आप इनको क्यों होक रहे हो? राज्य के लिए ट्रेन नहीं मांग रहे हैं ये। इसमें मैं कुछ बोलना है। किसके लिए मांग रहे हैं? ये केवल कोल परिवहन कराने के लिए, यात्री सुविधाओं को किनारे, सुविधाओं के लिए। वो कह रहे वकील साहब, वो कह रहे हैं पटरी बिछे, पर वो ये थोड़ी कह रहा है कि सिर्फ उसमें गुड्स ट्रेन चल रहे हैं। बिलासपुर से अंबिकापुर आज तक कितनी ट्रेनें चलती हैं? विश्रामपुर से तो कोयला परिवहन कब से हो रहा है? कितनी यात्री ट्रेनों को दिया है सरकार ने आज तक? ये तो आप देखिए, बिलासपुर से शहडोल के लिए कितनी ट्रेनें हैं, सीधी ट्रेनें। बिलासपुर से चेन्नई के लिए कितनी सीधी ट्रेनें हैं। हमने तो कोयले जो छत्तीसगढ़ से कोयला खोदा जा रहा है वो कोयला पूरे भारत में जाता है। यहाँ से बनने वाली बिजली पूरे भारत में जा रही है।
उसकी कीमत छत्तीसगढ़ चुका रही है। यहाँ के जनता को आप रोजगार कितना दे रहे हैं, उस कोयला के एवज में सुविधा कितना दे रहे हैं यहाँ के यात्रियों को, ये तो बहुत बात कर रहे हैं हमारे ये जो भैया लोग हैं, क्या नाम है? मैं यहाँ तो यहीं बिलासपुर से पढ़ने आते हैं हम लोग। क्या नाम है? भाई जो बात कर रहे हैं, नाम बोलिए। इम्तियाज भाई जो बात कर रहे हैं अंबिकापुर से रेनीकोट का, और भैया जो बात कर रहे हैं वकील सर जो हैं वो बात कर रहे हैं बिलासपुर क्या सुविधा मिला गुड से। यही तो हम कह रहे हैं कि वकील साहब इनको क्यों काउंटर कर रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। भैया का जो मूल है कि यात्री सुविधा बढ़ना चाहिए, लेकिन भैया सौरभ सर भी यही बोले यात्री के साथ अगर जब तक गुड्स नहीं बनेगा तब तक लाइन बिजती नहीं है। लेकिन सर आप ये बोल रहे हैं, जैसे एक चीज आप ये चीज बोले सरकार जो है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, लेकिन सरकार का काम लोक कल्याणकारी कार्य करना ही है। तो उसके लिए इनकम कहाँ से आएगा? जब आप उनको सुविधा बताएंगे कि 8 कोल माइन से भाई बताया जैसे, और 1.5 करोड़ को वहाँ आबादी को लाभ मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ से कोई यूपी बिहार जाता है, मैं कोरबा से हूँ, कोरबा से भी ज्यादा कटघोरा होकर जाता है अंबिकापुर होते हुए, और अंबिकापुर से डायरेक्ट रेनीकोट होते हुए ट्रेन मिल जाएगा, तो सुविधा होगा ही नहीं उत्तर भारत को। 1.5 करोड़ की बात हो रही है, 8 सांसद क्षेत्र की बात हो रही है। अगर ये मुद्दा है तो सांसद की बात, तो ये सांसद लोग इस मुद्दे पे खामोश क्यों हैं? ये जो मुद्दा जो भाई रख रहा है वो कोई गलत मुद्दा नहीं है, अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं आपस में इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आप क्या काउंटर नहीं, आप अपनी बात कर रहे हैं कि बिलासपुर जो है रेवेन्यू के मामले में पहला है, वो हम भी जा रहे हैं। जो मांग कर रहे हो वो ठीक है, लगा आप इसको क्यों हक रहे हो? आप जबरदस्ती इसके विपक्ष में दलीलें दे रहे हो, आप सुन भी नहीं रहे हो। इम्तियाज को समझ में आ गया, आपको नहीं आया। उनके उसमें जो था ना सिर्फ गुड्स को बढ़ावा देने का था, लेकिन आपने एक सेकंड आप कितनी देर पहले, कसम है आपको सही से शुरू से खड़ा था, शुरू से वो लोगों की बात कर रहा हूँ, उसने नहीं, आपने सुना नहीं गौर से, नहीं सुना। ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको सुनाई देगा। वो लड़का बार बार कह रहा है 1.5 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ की आबादी। आपको क्या ये कोल माफियाओं का आदमी लग रहा है? मैं बताना चाहूंगा उसमें जो है ना, मैं आदिवासी काउंटर नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप कर सकते हो, लेकिन ये तो दलीलें नहीं सुन रहे उसकी। लेकिन ना जंगल हमारी, कोयला हमारा, संसाधन हमारे, जंगल, सब चीजों के यहाँ पर उपयोग करके केंद्र सरकार अगर पैसा कमा रहा है उससे, तो उसमें यात्रियों को भी वैसे ही सुविधा मिलनी चाहिए। आज की एक सेकंड आप तीनों लोग एक ही बात और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा हम बहस किस बात पे कर रहे हैं। सरगुजा सर, जहाँ अरे ये सब एक ही पक्ष है, सब जनता का पक्ष है। सर मैं बताना चाहूँगा, सरगुजा सर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ की मान्यताएं गंगा में नहाना, BHU में जाके इलाज कराना, इलाहाबाद में जाके सिविल सेवा की तैयारी करना। अरे रुक जाओ, तुम्हारा ऐसा ही भर्ती हो गया, रुक जाओ सर। 1.5 करोड़ की आबादी इस क्षेत्र में है, हो गई 1.5 करोड़ की आबादी भी हो गई सर। लोगों को जरूरत है सर, हो गया शिक्षक भर्ती भी हो गया। लोगों को जरूरत है BHU में जाके पढ़ाई करना, इलाज कराना, इलाहाबाद में जाके सिविल सेवा की तैयारी करना। सरगुजा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों का अभाव है। रेल लाइन जुड़ने से बनारस, इलाहाबाद, पटना समेत कई क्षेत्र जुड़ेंगे, और रेणुकूट लाइन जो अंबिकापुर से सिर्फ नहीं, उसका कोरबा से भी जोड़ने का है। तो आज बिलासपुर से अंबिकापुर की सीधी ट्रेन नहीं, अनूपपुर मध्य प्रदेश जाके मिलना पड़ता है। अच्छा ठीक है। रेलवे, अरे रुक जा, काउंटर, एक तो वकील साहब आपके इर्द गिर्द सब वकील हो गए, SI हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, और क्या बचा है? हवाई उड़ान जो है डायरेक्ट उड़ाने नहीं जा रही है। बताओ कांग्रेस IT मैं खुद दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था, बिलासपुर आ रहा था, और वाया वो इलाहाबाद, वाया प्रयाग। रायपुर यहाँ से कितना दूर है जी? रायपुर 120 किलोमीटर है, बगल में तो एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है सर, 3 घंटे का ना। अगर हम बिलासपुर के ट्रैवल करेंगे ना, ये 2-2.5 घंटे तक एयरपोर्ट ठीक है, लेकिन हम बिलासपुर, आप अगर ये कहो जी हम बिलासपुर के अगर वासी, तो हम बिलासादाई केवटीन के एयरपोर्ट से वहीं से हम ट्रैवल करेंगे ना, हम बिलासपुर के वासी हैं। वो एक सेकंड वेट जी सर। अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स को फीसिबल लगेगा, हाँ, बिलासपुर से इतनी आवक आएगी तो वो उड़ाएंगे। मैं 2 घंटे वाले तर्क से सहमत नहीं हूँ। इस देश में कई इलाके हैं, जैसे अभी मैं आज ही देख रहा था कि इसमें जहाँ का रहने वाला हूँ, कानपुर में अब जाके कुछ फ्लाइट शुरू हुई, हमें 2 से 2.5 घंटा लगता है पहुंचने में, है ना। इधर अगर आप जाएं ग्वालियर 2-2.5 घंटा लगता है, सब जगह 2-2.5 घंटे 3 घंटे की रेंज में मोटा माटी एयरपोर्ट आ गए। आप अगर इसके हाँ क्या मामला है? ये मामला है, देखिए हम बिलासपुर से 2 घंटे ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अंबिकापुर को जोड़ते हैं, अगर अंबिकापुर वाले आते हैं बिलासपुर जो एयरपोर्ट में चढ़ने के लिए, उनको 4 घंटे पहले वहां से निकलना पड़ता है। अंबिकापुर से वहां पहुंचने में रायपुर कितना समय लगता है? 7-8 घंटा। फिर कोरबा वाले अगर निकलेंगे बिलासपुर से, रायपुर से एयरपोर्ट में चढ़ने के लिए, तो कम से कम उनको 4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। आप ये कह रहे हो कि बिलासपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट और आनी चाहिए? हाँ, देखिए रायपुर ये फ्लाइट है और कौन लाएगा?
ये जो केंद्र सरकार सरकार कैसे फ्लाइट लाएगी यार? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? वकील साहब, सरकार फ्लाइट थोड़ी लाएगी क्या? सरकार हाँ, तो आप ये कहो कि बिलासपुर के एयरपोर्ट को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किया जाए ताकि प्राइवेट ऑपरेटर्स उड़ाए। सरकार तो अपना एयर इंडिया नाइट लैंडिंग किया जाए। नहीं कर सकते हम। हाँ, तो ये आप ये मांग करो बिलासपुर एयरपोर्ट का नवीनीकरण किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए ताकि रात में फ्लाइट लैंड हो। कलकत्ता तक के लिए फ्लाइट नहीं है, 12 घंटा यहाँ से नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ सबको मांगना चाहिए। एस्पिरेशनल इंडिया सबसे बड़ा मुख्यालय एसीसीएल यहाँ, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर, हाई कोर्ट यहाँ पर, कोरबा यहाँ पर, रायपुर में अगर रायपुर में अगर सबसे ज्यादा यात्रियों के अगर रेशो उठा करके देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, अंबिकापुर और रायगढ़ यहाँ के यात्री जाते हैं, तब जाकर के वहाँ का एयरपोर्ट चल रहा है। जो भी नई सरकार बने वहाँ चल रहा है। उसके सिविल एविएशन मिनिस्टर बिलासपुर की इस बेहद जायज मांग पर जरूर ध्यान दें। अंबिकापुर की भी मांग है, वहाँ भी एयरपोर्ट बन गया है लेकिन चालू नहीं हुआ है। उड़ान योजना थी, उड़े देश का आम नागरिक, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, अभी फ्लाइट शुरू नहीं हुई। फ्लाइट शुरू नहीं हुई, उसका भूपेश बघेल ने उद्घाटन कर दिया, केंद्र के मंत्री ने आकर उद्घाटन किया, सिर्फ उद्घाटन हो चुका, 3 बार अभी तक चालू नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और वो लिस्ट में जारी हो गया कि हम नया एयरपोर्ट बना चुके हैं, अरे रुक जाइए, समर्पित भी कर दिए। ट्रेनों में जनरल बोगी बढ़ाया जाए। ट्रेनों में जो जनरल बोगी होती है वो मैक्सिमम अब 2 हो गई है। वो पीछे भी लगती थी पहले 2 करके, आगे भी लगती थी 2, अब वो हो गई है कम, अब वो हो गई बस 2। वो भी बस एक पीछे है तो फिर आगे लगाते हैं। और सीधी सी बात है, जब आप बंगाल वाली जैसी ट्रेन आती है गुजरात जाने के लिए, उस पे इतने गंदे से बैठे रहते हैं ना, बाथरूम का गेट खोल के बाथरूम पे वो जो शीशी लगी होती है उसको ऐसा रख के उस पे बैठे रहते हैं आदमी, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। बहुत बुरा हाल है। मैं खुद जाता हूँ यहाँ से रायपुर या फिर दुर्ग जाने के लिए, अगर मैं जनरल बोगी की टिकट लेता हूँ तो फिर मैं खड़ी आता हूँ पूरे 3 से 4 घंटे तक। तो इस पे ध्यान दे सरकार। स्लीपर और जनरल कोच बढ़ने चाहिए। आइए अच्छा, किसको बोलना? आइए सही आइए। अरे कहाँ चले यार? ये सामने ला रहे हैं। इनकी बात हो गई है। अरे तुम्हारे यार ये सब कोर्ट में बताओ ना पूरा। सर मेरा ये था कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले अभी एक बात बोली थी कि हम इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो बीएड भी प्राइमरी लेवल को भी पढ़ा लेगा करके। ये एक ये सर का मत था सर, ना सरकार है ना सर कोर्ट है। मैं बस एक आम नागरिक के ही उसमें उनको जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा अनुमान से कहीं कोई कुछ चीज थोड़ा सा पीछे हट जाइए भैया, थोड़ा सांस आने दो, है ना? वैसे भी उमस खूब है, गर्मी है तुम्हारे यहाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा सुहाना मौसम हो। अच्छा कि गर्मी पर थोड़ा पीछे हट जाओ भैया, थोड़ा नौजवान पीछे हट जाओ। हाँ, अनुमान से किसी प्रोफेशन में जब कोई बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर अनुमान कहीं काम नहीं करता है सर, क्योंकि अगर मैं आर्थो का डॉक्टर तो वो ट्रेनिंग बनाई जी बिल्कुल, मैं अगर मैं आर्थो का मेरा भी मानना है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो ब्रिज कोर्स के जरिए हो, चाहे डीएड पढ़ के हो, चाहे बीएड पढ़ के हो, ये सरकार को और आप लोगों को तय करना है। बात अगर ब्रिज कोर्स की बस आती रहती है तो हम भी फिर ऐसा मैंने कहा कि सरकार को तय करना है, बिल्कुल जो हम और आप सुनते हैं। कोर्ट में इतना साल 5 साल का ये लंबा मामला चला है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी 10 महीना लगातार सुनवाई हुआ है। कोर्ट ने हर कोर्ट ने माना है, 10 से 12 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला हुआ है, वहां भी बोला कि बीएड जो है क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता। और एनसीटी ने भी कहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। चलिए हाँ, अरे अब एसआई में छोड़ दो सर, ये जो हो गया भैया। बीएड वालों को हमने कल रायपुर में सुन लिया, ये पूरा छत्तीसगढ़ यात्रा बीएड डीएड को ही समर्पित हुई जा रही है। आप क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बीएड डीएड तो नहीं कर रहे हो? नहीं बिल्कुल, इंजीनियर हूँ। ये स्मार्ट सिटी में काम कर चुका हूँ। कौन सी स्मार्ट सिटी? जो आपको रिवर का प्रोजेक्ट देख रहे थे। क्या प्रोजेक्ट है ये बताओ जरा। सर ये थेम्स जो लंदन में नदी है ना, उसको ध्यान में रख के इन लोग कुछ ऐसा डेवलप करना चाह रहे हैं। इसको पानी रोकेंगे, इसमें नाव चलाएंगे, ये सब करेंगे। जी। अरे रुक जाओ आईटी सेल यार, उनको बोलने दो यार। एक तो तुम लोग किसी को बोलने नहीं देते हो। नदी वाला मुद्दा 2018 के पहले का। अच्छा मैं सरकार का आदमी थोड़ी ना, विपक्ष का भी आदमी नहीं हूँ मैं। किसी को बोलने दे रहे? नहीं सर, ये माइक मेरे हाथ में है, ठीक है? आप माइक ले लो आप भी, तो मैं थोड़ा बात कर लो। जी, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक राज पांडे है। हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? ये थेम्स नदी क्या समझा रहे हो? सर उसी के कॉन्सेप्ट में ये बनाना चाह रहे थे और ये बन ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। कब शुरू हुआ था ये? आज से 10 साल पहले हो गया होगा, जब रमन सिंह सीएम थे। हाँ, उस टाइम पे ही। हाँ, तब ये घोषित किया गया कि दिखाओ जरा, ये जलकुंभी होगा, ये तालाब की तरह, इसको नदी कह रहे हो तुम लोग? 10 साल पहले शुरू हुआ है, अभी 10 साल और लग जाएगा बनने। 20 साल का प्रोजेक्ट 20 साल आज तक नहीं हो पाया है। दिखाई दे रहा है कुछ रुहानी?
इसको तुम लोग नदी बोलते हो प्यार से? 18 के बाद प्रोजेक्ट चालू है मुफिल्स का नाला। क्यों तुम लोग इसको प्यार से नदी बोलते हो? अरे भैया पहले पॉइंट तो सुन लें दो। एक तो ये वकील साहब और उनके साथी काउंटर पहले पॉइंट तो आए। अरे ऐसे कैसे हम नहीं समझे अभी, तुम कैसे समझ गए? रुक जाओ कहाँ गए वो इंजीनियर साहब? वो 10 साल से बोल रहे हैं, अभी चालू हुआ 18 के बाद। अरे 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 आइए भैया, बताइए कब से काम कर रहे हैं? ये कांग्रेस की उत्साही टोली के पास में आऊंगा, आप आगे आ जाइए। मैं बुला रहा हूँ, मैं कंडक्ट करा रहा हूँ यार, तुमको बड़ा प्रधानी का शौक है। जी हाँ बताओ क्या प्रोजेक्ट है ये? अरपा नदी का कब शुरू हुआ था? रमन सिंह ने उद्घाटन किया, कोई टाइमलाइन थी इसकी? मैं ये नहीं बोल रहा सर, रमन सिंह ने उद्घाटन किया। जब मैं तो अभी 2022 का ही ग्रेजुएट हूँ, मैं इसमें काम कर चुका हूँ और ये बोल रहा हूँ कि मैं बचपन से इसको देखते आ रहा हूँ, ये बन ही रहा है और अभी भी आप देखेंगे तो ये बनने के कुछ 5 साल। रमन सिंह सरकार 15 साल, भूपेश बघेल सरकार 5 साल, अब विष्णुदेव साय सरकार भी आ गई, ये बन ही रहा है। बन ही रहा है और आप अगली बार भी आएंगे तो पब्लिक को बना रहे हैं क्या सब मिलके? लग तो रहा है सर, वैसे ही बना रहे हैं। भाई आज लगता पेमेंट नहीं मिला भाई को। अब दे दो, आप ही दे दो। एक सेकंड क्या नाम है? अमित। क्या करते हो? मैं नेतागिरी? प्रॉपर्टी का भी है और यूथ कांग्रेस से भी है। हाँ, तो आपको किसी पर भी ये कमीशन नहीं मिला का लांछन लगा? कमीशन आपने कहा पेमेंट। क्या सर ये इनको जानकारी गलत है, ये 10 साल पहले प्रोजेक्ट बोले हैं। मेरा घर यही। अरे आपका घर बिल्कुल यही नदी किनारे होगा। आपको पता है क्या काम करते हैं? बताया ना सर कि मैं यहाँ इंजीनियर था, यहाँ काम कर रहा था 10 साल। आपने ये कहा पेमेंट नहीं मिला इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने प्रोजेक्ट को 10 साल का बताया, जबकि इनको जानकारी नहीं। 2019 के बाद ये चालू हुआ प्रोजेक्ट। अच्छा तो आप प्लानिंग अरे गवर्नमेंट। अरे प्रधान जी सुन तो आप ये कहो ना कि ये नए इनको जानकारी नहीं, पेमेंट नहीं मिला करके क्या बोल रहे? मैं ठीक बोल रहा हूँ। नहीं ठीक बोल रहे हैं? नहीं, इनका कहना है कि जानकारी न्यूज में जानकारी गलत दे रहे हैं ना। आप ये कहो कि उनको जानकारी नहीं है, ये क्या बोल रहे हो? पेमेंट 2022 से बोल रहे आए हैं और 10 साल पहले पेमेंट उसका बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट चालू है। नेताजी पेमेंट आपको नेताजी वोकल कॉर्ड्स मेरे भी दुरुस्त हैं। जी सर। सिर्फ ऊंची आवाज में बात करने से बात थोड़ी, कोई मैं टीवी वाला थोड़ी हूँ। नहीं टीवी वाले नहीं है सर। तो मैं थोड़ा, मेरी आपत्ति इस पे है कि वो कह रहा है कि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। हो सकता है वो फैक्चुअली गलत कह रहा हो, तो आप ये बोलो कि ये फैक्चुअली इनको जानकारी नहीं। हालांकि पीछे भाई साहब कह रहे हैं 10 साल से बात चल रही, पर जो आप जैसे बोले ना कि इनको पेमेंट नहीं मिला होगा इसलिए, ये तरीका ठीक सर 10 साल से प्रोजेक्ट के लिए बोले, तब मैं बता रहा हूँ कि 2018-19 के बाद चालू हुआ है। बहुत बढ़िया। देखो रोड कंपनी है, पैसा नहीं इतना देर से मैं भी सुन रहा था जब इसके लिए बोले ना। जी टेम्स नदी बनाएंगे। टेम्स नदी बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की नहीं थी। अरपा प्राधिकरण के हिसाब से ये बन रहा है, दोनों तरफ बैराज बन रहा है। 99 करोड़ का इसका टेंडर हुआ है और काम 2019 के बाद चालू हुआ है। तो पूरा हो गया? पूरा नहीं हुआ सर, दोनों तरफ बैराज बन चुका है, आप देख लीजिए। अरपा हाँ काम चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में भी चलेगा, जब पेमेंट आएगा तो काम चलते रहेगा सर। अभी तो चल रहे हैं, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। बिलासपुर में काम हुआ है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये तो अभी तक किसी ने कहा ही नहीं। हम तो इस नदी को समझने आए। नहीं, उसने इनका नागरिक के तौर पे कहा, तुम लोग एकदम फायर हो गए उसके ऊपर। अरे यार नहीं सर, इनका कहना है ना कि आगे भी आप आएंगे तो चलते रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन जब नेता लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। भाजपा की सरकार में टेम्स नदी बनाने का सपना दिखाया जा रहा था। यहाँ मॉल बनने वाले थे, अपार्टमेंट बनने वाले थे। गरीब को अपार्टमेंट जो अभी वहाँ उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, वो यहाँ बनने वाला था। लेकिन अभी ऐसा नहीं। कांग्रेस की सरकार में अभी ये रिवर में इतना काम आपको दिख चुका है। बीजेपी की गवर्नमेंट में नींव तक नहीं रखी गई थी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, देवेंद्र यादव यहाँ से भिलाई से आके लड़ रहे हैं चुनाव, कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा है, युवा उत्साह है। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं बाहरी। भाजपा वाले जो तोखन साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप तो सर शहर घूम ही रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। चाहे अरुण शाह हो, चाहे लखनलाल साहू हो, जितने भी सांसद हम बिलासपुर को मिले हैं सब बाहरी है। कांग्रेस यहाँ से जीत क्यों नहीं पाई पिछले कई चुनाव? क्या वजह रही? यहाँ सर जाति समीकरण का खेल है। इस बार जाति समीकरण इस बार है ना हमारे पास। जरा अपना जाति समीकरण समझाओ हमको। 2,60,000 साहू हैं और 2,45,000 यादव हैं। तो और युवाओं को चाहिए ऐसा सांसद जो हमारी बातों को बहुत अच्छे से दिल्ली में रखें। जैसे हवाई सेवा में हम भी संघर्ष करें, हम भी गए हैं, लेकिन कभी हवाई जैसे हम मान लीजिए मोबाइल में दिखाता है कि इस तारीख की है और अचानक वो कैंसिल हो जाती है। तो सर हमको अगर, इसलिए आप कह रहे हैं हाँ कि क्या पद है आपके पास? यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आरटीआई डिपार्टमेंट का। आरटीआई? अच्छा आप आरटीआई में हो, आप आईटी में हो, आप आईटी सेल में। अच्छा और कोई नेताओं के अलावा बात? मेरा नाम यशवंत कुमार यादव है और मेरा जाति मैं लिखता हूँ रावत। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, राज्य सरकार तो हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट
प्रोवाइड जो भैया राजकुमार ना, यशवंत कुमार यशवंत यादव। कुमार, हाँ। तो मैं रावत लिखता हूँ। हम लोगों को राज्य सरकार कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, लेकिन वहीं जो केंद्र सरकार है वो हम लोगों को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर। इस वजह से हम लोग यूपीएससी हो गए, चाहे रेलवे हो गए, चाहे एसएससी हो गए, ये तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद बाहर हो जाते हैं, वो नहीं करा पाते हैं। तो क्या वजह है इनका? भाई हम लोग तो सीधा आरक्षण से बाहर हो जा रहे हैं। हाँ, तो इसको लेके आपने मांग उठाई कुछ, उस पे सरकारों की तरफ से कोई मैं जवाब? उतना पावरफुल तो हूँ नहीं, तो हम लोग हैं ना आपके तो लिए। वही उसी के लिए आया हूँ आप लोगों के पास। ठीक बात। आप मेरे बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाइए और हम लोग को जो हक है वो दिलाइए। और देवेश, ये देखो ये कितनी जेन्युइन मांग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यादव हैं, रावत लिखते हैं, स्टेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, सेंटर में नहीं बनता है। सेंटर में नहीं। तो इन्होंने पहले मुझे बताया, तो मैंने कहा कि सर के माध्यम से बात पहुंचाइए और मैं अलग से कवर करूंगा आपको। और वहां पे तुम किसको ये प्रमोशन? मैं ऐसा कहोगे नहीं, कहा मुझे। हाँ कहें आप, मैं आपके पास गया था और आपको बता दें कि अगर साहू समाज के बाद सबसे पॉपुलेशन है तो यादव का है यहाँ, ये भी है। एक हम लोग सीधा बाहर हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो सबसे हाँ, ज्यादा, नहीं भी है, हम लोग अगर तो आपकी क्या जस्ट मांग है, चाहे यादव समाज 1% हो चाहे 20% हो, अगर न्याय की बात है तो न्याय की बात है, बस ठीक है, मेरा यही बात है। और चाहे आप साहू समाज क्यों, चाहे यादव मुझसे समाज उससे क्यों, नहीं किसी है, भी समाज लेकिन क्यों, आपको नहीं प्रत्याशी देख के होना नहीं चाहिए। नहीं वो कुछ नहीं देख के होना चाहिए। मैं भाई अपने समाज जो आते हैं, जो लिखते हैं मेरे तरह, वो एक जेन्युइन मांग बता रहा है ना कि रावत लिखते हैं यादव राजनीतिक मुद्दा लेके नहीं आया हूँ। और चढ़ जाओ ऊपर एकदम फोटो खींचने के लिए। हाँ मतलब रावत लिखते हैं और जो है वो वाले को ओबीसी मिलता है, वो वाले को नहीं मिलता ना। क्या राउत लिखने वालों को मिलता है? राउत को मिलेगा। अच्छा, राउत को यादव मान लिया गया है, राउत की जाति राउत कहते हैं। तो राउत को यादव मान लिया गया है, रावत जो यादव लिख रहे हैं उनको नहीं माना गया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार मान चुकी है, केंद्र नहीं मान रहे। अब हम लोग संशोधन की जरूरत है। हाँ, ये यहाँ की विष्णुदेव साय सरकार को, जो भी केंद्र में अब सरकार बने उसमें, हाँ, को एक जो है प्रपोजल बना के मिनिस्ट्री को बोल के, क्या नाम है अंकल जी आपका? मैं संतोष अग्रवाल। हाँ, कौन जीत रहा है यहाँ आपके बिलासपुर में? अभी तो संघर्ष चल रहा है दोनों पार्टियों का, अब परिणाम तो आगे बताएगा कि अरे इतना बड़ा ओपन एंडेड जवाब दे दिया है सर। हाँ। 2014 से पहले जो रावत लिखते हैं उनको पहले सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी का बनता था, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई उसके पश्चात रावत को नहीं मिल पा रहा है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। मुझे अभी मालूम हुआ है क्योंकि मैं अभी एग्जाम दिला के आया हूँ और मुझे अभी मेरे को पता भी इससे चला। बेनिफिट नहीं मिल रही, मैं भी रावत ही लिखता हूँ, मैं भी यादव हूँ। 2014 से पहले हमको मिलता था ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल में, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा है। पहले देते थे इसलिए वो बना के दे देते थे, लेकिन अब बोलते हैं हम नहीं बना पाएंगे, यहाँ सूची में नहीं है आप लोगों का। सूची में नहीं। पहले ये एक वहाँ पे ये जोड़ना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ से यादव आ रहे हैं, जो रावत भी लिखते हैं, उनको भी राउत की तरह मिला जाए। चलिए, काफी ज्ञानवर्धन हो गया है। बिलासपुर की ये बातचीत यहीं तक, शुक्रिया।